सुनिए जी, उठ जाइए, सुबह हो गई है। हाँ हाँ, बस उठ गया। चलो मैं नहा कर आता हूँ। तुम फटाफट नाश्ता बना लो। नाश्ता करने के बाद रवि जंगल की ओर लकड़ियाँ काटने के लिए निकल पड़ा। बाप रे बाप, कितनी तेज धूप हो गई है। आजकल इस कड़कती धूप में तो लकड़ियाँ काटना बड़ा मुश्किल हो गया है। रवि ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ काटने लगा। ओहो, कितना बड़ा पेड़ है। इसे काटने में तो कई दिन लग जाएंगे। रवि अभी खुद से यही कह रहा था कि तभी एक आवाज आती है। ये तो भेड़िया की आवाज लगती है। रवि भेड़िया की आवाज सुनकर भयभीत हो जाता है और चुपके चुपके अपना कदम पीछे करने लगता है। तभी दौड़ते हुए एक जंगली सूअर उसके सामने से गुजरता है। यह जंगली सूअर इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? कहीं भेड़िया इसका पीछा तो नहीं कर रहा? ओहो, अब मुझे यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। रवि जैसे ही वापस जाने लगता है, सामने से भेड़िया आ खड़ा होता है। अरे वाह मनुष्य, मुझे कई सालों के बाद मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। अरे भाई, मुझे मत खाओ, मुझे जाने दो। मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें खाकर मेरी भूख मिटेगी, मुझे आनंद आएगा। रवि अब सोच में पड़ जाता है कि इस भेड़िए से कैसे बचे। मैंने तो सुना है कि भेड़िया शेर से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। क्या यह बात सच है? हाँ, क्यों नहीं। हम भेड़िए का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर आपके लिए तो जंगली सुअर पकड़ना बहुत ही आसान होता होगा। पता है, मैंने अभी उधर झाड़ियों के पीछे जंगली सुअर को जाते हुए देखा है। अच्छा ऐसा क्या? तो ठीक है, तुम यहीं रुको और देखो मैं कितनी जल्दी उस जंगली सुअर को पकड़ के ले आता हूँ। भेड़िया रवि की बातों में आकर जैसे ही झाड़ियों के पीछे जाता है, वह एक दलदल में फंस जाता है। अरे रे, यह क्या? मैं तो दलदल में फंस गया। अरे उस मनुष्य ने मुझे बेवकूफ बनाया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं उस खतरनाक भेड़िए से बच गया। चलो अब मैं घर जाता हूँ, कल वापस आकर लकड़ियाँ काटूंगा। इतना कहकर रवि अपने घर चला जाता है। प्रिया, अरे ओ प्रिया, अरे कहाँ हो तुम? बाहर तो आओ। अरे जी, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? और आप इतनी पसीना पसीना क्यों हो रहे हैं? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है। रवि अब सारी बात प्रिया को बताता है। ए जी, अब आप जंगल नहीं जाएंगे, जंगल में बहुत खतरा है। अब मैं आपको नहीं जाने दूंगी, नहीं जाएंगे आप जंगल। अरे तो क्या करें? मैं कोई दूसरा काम भी तो नहीं जानता। अब कुछ ना करूँगा तो हम भूखे मर जाएंगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। मुझे कुछ नहीं सुनना, आपको मेरी कसम, आप अब जंगल नहीं जाएंगे। प्रिया की कसम से रवि मजबूर हो जाता है और लकड़ियाँ काटने जंगल जाना बंद कर देता है। कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं। अब रवि के घर में खाने को एक दाना तक नहीं होता। प्रिया, देखो तुम्हारी जिद ने आज हमें कहाँ ला के खड़ा कर दिया है। अरे आज हमारे पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। देखो, तुम्हें अपनी कसम वापस लेनी होगी ताकि मैं फिर से काम पर लौट सकूं। ऐसा कब तक चलेगा? अब प्रिया अपनी कसम वापस ले लेती है और रवि काम पर वापस जाता है। रवि जैसे ही जंगल में जाता है, वह देखता है, यह सब क्या है? हे ससुरा, यहाँ के सारे पेड़ कहाँ चले गए? चलो एक काम करता हूँ, आगे जाकर देखता हूँ। अब रवि आगे जाता है तो उसे वहाँ एक ही पेड़ दिखाई देता है। हाँ चलो, एक पेड़ तो मिला। आज इसे काटता हूँ और कल फिर कोई और पेड़ ढूंढूंगा। रवि जैसे ही पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है, वैसे ही वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। अरे तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम इंसिका है और मैं इसी जंगल में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती हूँ।
कई सालों पहले हमें गांव से निकाल दिया गया था। मैं यहाँ खाने के लिए फल ढूंढने आई हूँ। तुम इस पेड़ को मत काटो। अगर यह पेड़ ही कट गया तो मैं और मेरी माँ भूखे मर जाएंगे। ठीक है, मैं यह पेड़ नहीं काट रहा, पर तुम मुझे ये तो बताओ कि जंगल के बाकी सारे पेड़ कहाँ गए? जंगल से सारे पेड़ काले भेड़िया ने छुपा दिया है, ताकि वह सारे जानवरों को शिकार अच्छी तरीके से कर सके। क्या काले भेड़िया? काला भेड़िया वह कोई आम भेड़िया नहीं है, वह रूप बदल कर शिकार करता है। अब तुम घर जाओ, वरना वह तुम्हें भी खा जाएगा। रवि अब उदास होकर वापस घर जाता है, क्योंकि अब उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही बेचने के लिए लकड़ियाँ। एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव संतपुर में दो भाई रहते थे, तरुण और मानव। तरुण बड़ा भाई था और कम पढ़ा लिखा होने के कारण उसकी शादी एक गरीब कुम्हार की बेटी सरिता से हुई थी। तरुण खुद भी दूसरों के मिट्टी के बर्तन बनाने की भट्टियों में मजदूरी करता था। दोनों पति पत्नी मिलकर कड़ी मेहनत करते थे, तभी उनके घर का चूल्हा जल पाता था। वही छोटा भाई मानव बहुत सुंदर था, जिसके कारण उसकी शादी एक धनी सेठ की बेटी गरिमा से हुई थी। शादी के बाद से ही मानव को अपने रूप और धन का अभिमान हो गया था। मानव हमेशा अपने बड़े भाई को ताने मारता और नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ता था। जब भी तरुण उसके घर जाता, मानव की बातें उसके दिल को दुखी कर देती थी। एक दिन तरुण सुबह सुबह अपने काम पर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में उसका छोटा भाई मिला। भाई, तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि निर्धनता बहुत बुरी चीज होती है। तुम्हारे हाथ तो देखो, कितने कठोर हो गए हैं दूसरों की भट्टियों में काम करते करते, और यह कपड़ा लगता है वर्षों से बदले ही नहीं। मानो हम निर्धन हैं, लेकिन परिश्रम से कमाते हैं। ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें संतुष्ट रहते हैं। हाँ, संतुष्ट तो दिख ही रहे हो, लेकिन क्या करूं, मुझे तो आदत नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे गरीबों से ज्यादा बातें करूं। वैसे भी मैं और गरिमा तो नगर के धनी लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तुम्हारी तरह धूल मिट्टी में सने लोग हमारे घर आते भी नहीं। तरुण की आंखों में आंसू आ जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। वह जानता है कि मानव अब बदल चुका है। वह चुपचाप वहां से अपने काम पर चला जाता है। समय बीतता गया। एक दिन तरुण की पत्नी सरिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। कई दिनों तक उपचार कराने के बाद घर की सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। अब तरुण के पास भोजन तक के पैसे नहीं थे। रात का समय था। तरुण अपनी पत्नी के पास बैठा था, जो चरपाई पर लेटी कहर रही थी। तरुण, अब तो लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगी। हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा, बच्चे वे भूखे हैं। नहीं सरिता, ऐसा मत कहो। मैं कुछ न कुछ प्रबंध कर लूंगा। मैं अपने छोटे भाई से पैसा मांगने जाऊंगा। अगले दिन तरुण मानव के घर जाता है। मानव चौखट पर खड़ा होता है, जबकि तरुण अंदर जाने की अनुमति मांगता है। मानव, सरिता की तबीयत बहुत खराब है। हमारे पास इलाज के पैसे नहीं बचे। बस थोड़ी पैसे उधार दे दो, हम बाद में चुका देंगे। ओहो बड़े भाई, कितनी दुखद बात है, लेकिन खेद है, अभी तो मेरी पत्नी सारा धन लेकर गांव के रेशम बाजार गई है। तुम पहले आते तो शायद कुछ सहायता कर पाता, लेकिन मानो तुमसे थोड़ा बहुत तो मिल ही सकता है। अरे बड़े भाई, यदि मैं प्रत्येक गरीब रिश्तेदारों की सहायता करने लगूं तो फिर मेरा क्या होगा?